हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम रोज पे। मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे और हमने राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को पढ़ा था, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक जो इसके बेसिक बातें थी प्रेसिडेंट की, वो सारी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति की शक्तियों की, पावर्स की बात करें, तो इस वीडियो के माध्यम से हम पावर्स को देखेंगे और हम राष्ट्रपति की पावर्स को पढ़ेंगे। एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जुडिशरी पावर्स हैं एंड न्यायपालिका की शक्तियां हैं। तो हम तीनों को अलग अलग करके देखेंगे और राष्ट्रपति के क्या विशेषाधिकार होते हैं, क्या स्पेशल प्रोविजंस जो होते हैं राष्ट्रपति के, वो सारे हम देखेंगे। तो राष्ट्रपति की शक्तियों से बहुत सारे एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते रहे हैं, तो हम इन सबको इन बिंदुओं के माध्यम से देखेंगे। तो बात की जाए सबसे पहले कार्यपालिका शक्तियाँ। तो शक्तियाँ तीन प्रकार की हैं, कार्यपालिका हैं, विधायिका हैं और न्यायपालिका शक्तियाँ हैं। तो अगर बात की जाए कार्यपालिका शक्तियों की, तो उच्चतम न्यायालय में एक वाद आता है जिसमें यह बताया गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला था कि अगर विधायी शक्तियों को और न्यायपालिका शक्तियों को हटा दिया जाए, अगर विधायी शक्तियों को और न्यायपालिका शक्तियों को हटा दिया जाए तो शेष बची जो शक्तियाँ हैं वह कार्यपालिका शक्ति कहलाती हैं। तो हम बात करते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों की। तो अगर राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों की बात की जाए तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी, मीन्स यूनियन की जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी, वह राष्ट्रपति में निहित होगी। मतलब हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राष्ट्रपति है। तो मेन वास्तव में मैंने बताया था कि जो वास्तविक अगर शक्ति किसी के पास है तो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, लेकिन राष्ट्रपति जस्ट एक नाम मात्र का मुखौटा है। वह क्या करता है? सारे काम राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, बाकी करता किसके सलाह पे? मंत्री परिषद की और प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करता है। तो अनुच्छेद 53 जो है, अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। तो हम कार्यपालिका शक्ति ही पढ़ रहे हैं, तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति होगी निहित किसमें? प्रधान जो है राष्ट्रपति के अंदर। अगर बात की जाए यहीं पे अनुच्छेद 53(2) की, तो अनुच्छेद 53(2) में दिया गया है कि जो संघ के सुरक्षा बल होते हैं, जो संघ के सुरक्षा बल होते हैं, उनका सुप्रीम कमांडर कौन होगा? तो वह भी राष्ट्रपति होगा। तो यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कार्यपालिका शक्तियों में देखा हमने कि संघ का कार्यपालिका का हेड कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। सर्वोच्च कमांडर कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। अगर बात करें राष्ट्रपति महोदय की कार्यपालिका शक्तियों के विस्तार की, अगर राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के विस्तार की बात करें तो इसी में क्या आता है कि जो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार कहाँ तक होगा। तो इसमें पूछा जाता है कि जो राष्ट्रपति है उसकी कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार कहाँ तक होता है, अर्थात वह किन सब्जेक्ट हैं या किन विषयों पर राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर सकता है, किन किन विषयों पर कर सकता है। तो इसमें बताया गया है कि जहाँ तक जिन भी मामलों में संघ जो है, जिन भी मामलों में संघ जो है क्या है? कानून बनाने का अधिकार रखती है, अर्थात जिन पे संसद कानून बनाने का अधिकार रखती है, उन सब मामलों में राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। अर्थात जिन मामलों में संसद कानून बनाने का अधिकार रखती है, उन सब मामलों में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार माना जाता है। अगर बात करें अनुच्छेद 74 की, तो अनुच्छेद 74, तो इसी के माध्यम से हम प्रधानमंत्री के भी कुछ अनुच्छेदों को यहाँ पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए, अगर अनुच्छेद 74 की बात करें तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए कौन होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, और उस मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा? तो उस मंत्रिपरिषद का हेड होगा भैया प्रधानमंत्री। तो इसमें बताया गया है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कौन होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी, और उसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो इसमें होता क्या है, जब मूल संविधान था उसके बाद ये 42वें संविधान संशोधन में एक चीज जोड़ी गई कि जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति जो होगा वह किसकी सलाह के अकॉर्डिंग काम करेगा? तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में यह चीज जोड़ी गई कि राष्ट्रपति जो है
मंत्रिपरिषद की सलाह के अकॉर्डिंग काम करेगा। लेकिन यहीं पे क्या हुआ, 44वें दोबारा से एक 44th अमेंडमेंट होता है 1978 में, और उसमें यह बताया गया कि राष्ट्रपति चाहे तो एक बार सलाह को पुनः वापस कर सकता है। अगर मंत्रिपरिषद कोई सलाह राष्ट्रपति को देती है तो 42वें संविधान संशोधन में यह बाध्य कर दिया गया था कि राष्ट्रपति को जो भी सलाह मंत्रिपरिषद देगी राष्ट्रपति को वही सलाह के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, और उसमें यह बताया गया कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो एक बार उस सलाह को वापस कर सकता है। राष्ट्रपति महोदय चाहे तो उस सलाह को एक बार वापस कर सकते हैं। अगर पुनः मंत्रिपरिषद उस वापस की हुई सलाह को एज इट इज भी अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो इस बार राष्ट्रपति वह काम करने के लिए बाध्य होंगे। अर्थात जो सलाह, जो एडवाइस मंत्रिपरिषद ने दोबारा भेजी है उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हैं। तो यहां पर देखो, ये जैसे मंत्रिपरिषद है, ये मंत्रिपरिषद थी, तो मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह राष्ट्रपति को दी। मंत्रिपरिषद ने अगर कोई सलाह राष्ट्रपति को दी तो 42वें संविधान संशोधन में यह था कि अगर मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह राष्ट्रपति को दे दी तो राष्ट्रपति यह सलाह मानने के लिए बाध्य थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में बाद में यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति चाहे तो एक बार उस सलाह को वापस कर सकता है मंत्रिपरिषद को विचार करने के लिए। मान लिया किसी भी कानून पे इन्होंने मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और राष्ट्रपति ने वह सलाह एक बार पुनः वापस दे दी मंत्रिपरिषद को कि आप इस चीज़ पर विचार करिए दोबारा। अर्थात अगर अब एक बार विचार करने के लिए वापस देने के बाद दोबारा मंत्रिपरिषद सेम सलाह, दोबारा मंत्रिपरिषद चाहे तो अमेंडमेंट करके और चाहे तो बिना अमेंडमेंट के अगर वही सलाह राष्ट्रपति को दोबारा देती है तो इस बार राष्ट्रपति उसी सलाह के अकॉर्डिंग काम करने के लिए बाध्य हैं। तो यहाँ से समझ में आया होगा कि जो है राष्ट्रपति किसकी सलाह के अकॉर्डिंग काम करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 74 में यही बताया गया है। तो राष्ट्रपति की और विधायी शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति जो है बहुत सारी नियुक्तियां करते हैं, तो नियुक्तियों को हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं प्रधानमंत्री से रिलेटेड, तो जो है अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 74 में आपको यह बताया गया था कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए कौन होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका अध्यक्ष या जो हेड है वो कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अब इसमें यह बताया गया है अनुच्छेद 75 में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वह कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की अर्थात मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, वो भी राष्ट्रपति करता है। और किसके परामर्श पर, प्रधानमंत्री के परामर्श पर। तो यहाँ पे क्या है, हमें आमतौर पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री जो है भारत का वो नियुक्त होता है या फिर निर्वाचित होता है, अर्थात इलेक्टेड होता है प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, या फिर नॉमिनेटेड होता है मतलब चुना जाता है। तो यहाँ पे बात किया जाए तो भारत का जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति होती है। ऐसा नहीं है कि जो हम चुनावों में भाग लेते हैं, लोकसभा के चुनावों में, तो हम लोकसभा के चुनावों में जो भाग लेते हैं, जैसे मान लिया जाए प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को एज ए प्रधानमंत्री आपने वोट नहीं दिया था, आपने उसको लोकसभा के सदस्य के तौर पे वोट दिया था, अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वोट दिया था। बाद में क्या हुआ, जिसका बहुमत प्राप्त होता है, जिस दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो वह मंत्रिपरिषद क्या करती है, वास्तविक तौर पर देखा जाए तो वह क्या करती है, अपना नेता चुनती है। बहुमत दल जो होता है वह अपना नेता चुनती है कि ये हमारा हेड होगा। तो इस तरह से बीजेपी ने अपना नेता किसको चुन लिया, हेड किसको चुन लिया, नरेंद्र मोदी को चुन लिया। और नरेंद्र मोदी का नाम ही कहा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का नाम किसके पास पहुंचाया गया, राष्ट्रपति के पास, कि ये हमारा नेता होगा। तो राष्ट्रपति ने क्या किया, प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की नियुक्ति दे दी। तो हमने कभी प्रधानमंत्री पद के लिए वोट नहीं दिया, हम जो वोट देते हैं वो किसके लिए देते हैं, एमपी के लिए देते हैं। उसके बाद मंत्रिपरिषद ही
क्या करती है, अपना नेता चुन लेती है और अपना हेड बता देती है, और उसको कौन कर देता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। तो प्रधानमंत्री की क्या होती है, नियुक्ति होती है। जो प्रधानमंत्री पद है, जो प्रधानमंत्री पद है उसकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। तो बात की जाए अनुच्छेद 75 में, तो अनुच्छेद 75 में यही दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, और प्रधानमंत्री की परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अब बात किया जाए कि मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व, तो अनुच्छेद 75 में यह और बताया गया है कि ये जो मंत्रिपरिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व है, जो मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व है वो दो तरह से होता है। मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व दो तरह से होता है। एक तो होता है सामूहिक रूप से, एक होता है सामूहिक रूप से, और दूसरा होता है व्यक्तिगत रूप से, दूसरा होता है व्यक्तिगत रूप से। तो अगर बात की जाए कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, तो इसका जवाब बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि जो मंत्रिपरिषद होती है, अनुच्छेद 75 में दे रखा है, जो मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर बात की जाए सामूहिक रूप से, तो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन अगर बात की जाए कि व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो व्यक्तिगत रूप से हमें पता है, व्यक्तिगत रूप से इसको चुना किसने है, भाई प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ने कर दी और मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ने की है। तो अगर बात की जाए व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद जो होता है प्रधान राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर यही बात की जाए अनुच्छेद 75 में एक और, कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या, अनुच्छेद 75 के काम में दे रखा है कि जो मंत्रिपरिषद होगी तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो अगर बात करें मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या की, तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या जो होती है मंत्रिपरिषद में, तो सदन के जो सदस्य होते हैं, जो सदन के सदस्य होते हैं उसके 15% से अधिक नहीं हो सकती। मंत्रिपरिषद जो होती है, तो मंत्रिपरिषद में सदन के जो टोटल सदस्य हैं, अब लोकसभा में है तो लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उनके क्या है 15% से अधिक क्या नहीं हो सकते, मंत्रिपरिषद में नहीं हो सकते। तो मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मिनिस्टर आते हैं। तो बात की जाए कि मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी होगी, तो मैक्सिमम 15% होगी, किसके, सदन के कुल सदस्यों के, सदन के कुल सदस्यों के 15% होती है। तो ये प्रश्न भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर बात की जाए मिनिमम की, तो मिनिमम कितने से कम नहीं हो सकती, तो मिनिमम भैया 12 से कम नहीं हो सकती, मतलब 12% नहीं, 12 सदस्य। यहाँ बात की जाए तो नंबर्स में है 12 सदस्य, और वहाँ बात की जा रही थी मैक्सिमम तो 15% में थे। तो अगर बात की जाए मैक्सिमम तो सदन के 15% और मिनिमम 12 सदस्य। अब बात करें तो हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां पढ़ रहे थे। तो अगर बात करें अनुच्छेद 78 की, अगर बात करें अनुच्छेद 78 की, तो अनुच्छेद 78 में बात की जाए तो अनुच्छेद 78 में यह दे रखा है कि राष्ट्रपति जो है, इससे पहले एक अनुच्छेद और है अनुच्छेद 77, अगर उसकी बात की जाए अनुच्छेद 77 की, तो अनुच्छेद 77 में दे रखा है कि जितने भी कार्य होते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो कौन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का हेड है, तो जितने भी कार्य होते हैं भारत में जितने भी कार्य होते हैं मतलब संघ लेवल के, तो उन सब का वो किसके नाम से होते हैं, वह राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। मतलब क्या है, भारत के सभी कार्य जो हैं वो किसके नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधि हो गई, या फिर जैसे विदेशी समझौते हो गए, या फिर राजदूतों की नियुक्ति हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें किसके नाम से होती हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं। तो अनुच्छेद 77 भी क्या है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों का बारे में बताता है कि जितने भी कृत्य होते हैं वो सब किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति महोदय के नाम से किए जाते हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 78 की, तो 78 में दे रखा है कि राष्ट्रपति, तो वास्तव में देखा जाए तो इसका जो प्रशासन है, अगर वास्तव में देखा जाए तो प्रशासन और विधायन संबंधी जो निर्णय लेती है वो मंत्रिपरिषद लेती है। इसको थोड़ा समझते हैं अनुच्छेद 78 को।
तो अनुच्छेद 78 है, तो होता क्या है कि जो प्रशासन और विधायन संबंधी कार्य होते हैं, अगर बात करें प्रशासन और विधायन संबंधी जो कार्य होते हैं वह कौन करती है? मंत्रिपरिषद करती है भाई, संसद ही तो करती है। तो मंत्रिपरिषद ने क्या किया? प्रशासन और विधायन संबंधी कार्य किए। तो अब क्या है, ये राष्ट्रपति, तो प्रधानमंत्री का यह कार्य होगा, प्रधानमंत्री का यह कार्य होगा कि जो ये निर्णय लिए हैं मंत्रिपरिषद ने, जो निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिए हैं, यह प्रधानमंत्री का कार्य होगा कि वह राष्ट्रपति को क्या करे, उनके बारे में जानकारी दे। तो अनुच्छेद 78 में यही बताया गया है कि जो भी कार्य होंगे उनके बारे में जानकारी प्रधानमंत्री किसको देगा? राष्ट्रपति जी को देगा। अगर राष्ट्रपति स्वयं से चाहे तो स्वयं से भी प्रशासन और विधायन संबंधी जो निर्णय है, जो मंत्रिपरिषद निर्णय ले रही है, उनके बारे में जानकारी मांग सकता है। तो अनुच्छेद 78 में यही बताया गया है कि राष्ट्रपति जी या तो स्वतः जानकारी मांग सकते हैं निर्णयों की मंत्रिपरिषद जो लेती है, या फिर प्रधानमंत्री महोदय खुद जानकारी देंगे राष्ट्रपति को। तो ये कुछ राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां थी। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के कुछ विशेषाधिकारों की, जो इसकी विधायिका शक्तियां हैं और न्यायपालिका शक्तियां हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी बात करते हैं, कार्यपालिका शक्तियां आपकी हो गई हैं। अब बात करें कि राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार होते हैं। तो चूंकि हमारा जो भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 14 कहता है इक्वालिटी, मतलब राइट टू इक्वालिटी है, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ है, विधि के समान समता है, मतलब सभी को क्या है, विधि के समान, सभी क्या है, समान है। लेकिन यह अनुच्छेद 361 जो है, अनुच्छेद 361 जो है, क्या है, यह उसका अपवाद है, एक्सेप्शन है उसका। क्योंकि अगर सभी विधि के समान होते तो सबको एक बोल देना, एक लाठी से हाँका जाता। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति और जो राज्यपाल हैं उनको कुछ विशेषाधिकार दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पर राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 361 है, वह राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार देता है। तो जैसे राष्ट्रपति पद पर रहते हुए, अगर राष्ट्रपति क्या है, अपने पद पर है, तो उसके द्वारा जितने भी कार्य किए गए होंगे, राष्ट्रपति के द्वारा अपने पद पर रहते हुए अगर जितने भी कार्य किए गए होंगे, तो उनके खिलाफ कोर्ट में क्या नहीं जाएगा, वाद नहीं जाएगा, मतलब मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। तो राष्ट्रपति जो भी कृत्य करेगा तो अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के ऊपर कोई भी वाद न्यायालय में नहीं ले जाया जाएगा। अगर दूसरा विशेषाधिकार बात करें राष्ट्रपति को, तो कार्यकाल के दौरान उसके खिलाफ कोई भी दंडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है, मतलब पनिशेबल कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती है, अर्थात आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। अर्थात अगर राष्ट्रपति पद पर रहते हुए अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मार भी देते हैं, राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु भी कर देते हैं, तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। कब तक? जब तक वह राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे। अगर बात की जाए तीसरे की, तो कोई भी कार्यालय, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है उसके दौरान, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान क्या है, कोई भी न्यायालय से उनको बंदी बनाने का या कैद करने का या जेल में भेजने का कोई भी निर्णय निर्गत नहीं किया जा सकता है। अर्थात राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको उनके खिलाफ बंदी बनाने का निर्णय नहीं लिया जा सकता है। राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों में चौथे की बात करें, तो मान लिया जाए कि राष्ट्रपति, अभी तक ये क्या था, इन्होंने एज ए राष्ट्रपति काम किए है, तो एज ए राष्ट्रपति के तौर पे उनके प्रति कोई न्यायालय में वाद नहीं जाएगा, कोई भी दंडिक कार्रवाई नहीं की जाएगी, और साथ में बंदी बनाने का भी जो है फैसला या निर्णय नहीं दिया जाएगा। अगर बात करें एज ए सिविल नागरिक, राष्ट्रपति क्या है, एज ए सिविल नागरिक अगर कोई काम कर देते हैं, तो आम जनता की तरह अगर राष्ट्रपति कोई काम कर देते हैं, तो उनके खिलाफ अगर कोई भी न्यायालय से वाद निकाला जाता है, अर्थात क्या है, व्यक्ति के रूप में किए गए कार्य के लिए अनुतोष देने के लिए, अगर व्यक्ति के रूप में अगर राष्ट्रपति ने कोई भी काम किया है, तो उसके लिए अगर आपको कुछ ऑर्डर्स निकालने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले 2 माह पूर्व की सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी। अर्थात सिविल मामलों में क्या है, 2 महीने पूर्व की सूचना राष्ट्रपति को देनी होगी कि हम आपके खिलाफ ये अनुतोष, आपके अनुतोष के खिलाफ ये चीज़ें
निकाल रहे हैं। तो सिविल मामला में 2 महीने की पूर्व सूचना देनी होगी। तो ये राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ पढ़ी हमने, कार्यपालिका शक्तियाँ पढ़ी, उसके बाद इसके कुछ विशेषाधिकार पढ़े। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ और न्यायपालिका शक्तियाँ प्लस में आपातकालीन शक्तियाँ। थैंक यू सो मच।